नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, साथ में कानून के क्षेत्र से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी देते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वकालत के क्षेत्र में करियर ऑप्शन की जानकारी देने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे आप कॉर्पोरेट वकील बन सकते हैं। वकालत में करियर बनाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट लॉ कोर्स करियर के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, इसकी फीस कितनी होती है और इस सेक्टर में तनख्वाह यानी कि सैलरी कितनी मिलती है, कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी और किन क्षेत्रों में मिलेगी, आज हम तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे। कॉर्पोरेट क्षेत्र में वकालत के करियर पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्ते सर। तो अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और 0120612793 नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 0120612793 और एक और नंबर है 0120612793। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप आज फोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से आप कॉर्पोरेट जगत में जा सकते हैं, कैसे वकील बन सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को यही बताइए कि आखिरकार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि कॉर्पोरेट कानून क्या होता है, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, कॉर्पोरेट कानून जैसा आपने नाम से बताया कि वो कानून तो एक कंपनी के गठन से लेके उसके चलने और उसके बंद होने की सारी प्रक्रिया को देखता है, निर्धारित करता है, वो कॉर्पोरेट कानून। अब ये इसके अलग अलग आयाम हैं, जैसे कंपनी कैसे गठित होगी, गठित होने के बाद उस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स क्या क्या होंगे। आप एक कंपनी जब चल रही होती है तो उसके अलग अलग काम होते हैं, उन कामों को वो किस तरीके से करेगा, तो उन सारी चीजों का जो लेखा जोखा पूरा समावेश है, वो सब मिला के हम एक कॉर्पोरेट कानून कहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कानून माना जाता है वो माना जाता है कंपनीज एक्ट। तो एक कॉर्पोरेट कानून के अंतर्गत एक बेसिक समझ होनी चाहिए आपको कंपनीज एक्ट की, उसके साथ आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की अगर जैसे जरूरत हो। तो एक कंपनी व्यवसाय और व्यवसाय से जुड़ी जो अलग अलग प्रक्रियाएं या गतिविधि होती, उन सब से जो जुड़े हुए कानून है, उन सबका लेखा जोखा या उन सबका समावेश करके एक जो हम जनरल टर्म यूज करते हैं उसे हम कॉर्पोरेट लॉ जी जी। सर, कई और सवाल हैं, लेकिन ये बताइए हमारे दर्शकों को अब कि कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए। देखिए, कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए जो पहली योग्यता है, जो बेसिक योग्यता है, वो है कि आप वकील होने चाहिए। जी। मतलब आपको एक बीए एलएलबी की डिग्री या एलएलबी की डिग्री लेनी होती है। और एलएलबी की डिग्री के बाद अगर आपने कॉर्पोरेट क्षेत्र के कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के अगर उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर ली, या जैसे एलएलएम कर लिया या आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, तो उससे कॉर्पोरेट जगत में एंट्री लेने में आपको सहूलियत होती है। तो वो एक है बेसिक जो आवश्यकता है, वो है कि हमारे पास आपके पास एक वकालत की डिग्री होनी चाहिए जी। अब ये वकालत की डिग्री अलग 2 तरीके से होती है। एक तो वो 5 साल के कोर्स होते हैं और 3 साल के कोर्स होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से वकालत की डिग्री लेनी होती है। और अगर आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो जब आप अपने सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं लॉ के अंतर्गत जब पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन करें जो आपको इस क्षेत्र में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट की आपको समझ होनी चाहिए, आप लेबर लॉज को आप पढ़ लें, आप टैक्सेशन पे थोड़ा ध्यान दें। तो ये जो चीजें हैं इनका ध्यान देना होता है। तो एक कॉर्पोरेट क्षेत्र के वकील में के क्षेत्र में आप एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। जी।
सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्या होता है और इसके लिए तैयारी किस तरीके से की जाती है? देखिए, क्लैट जो है, जो CLAT की बात कह रहे हैं, हम्म। ये पीछे कुछ सालों में ये एग्जाम कंडक्ट होता है ऑल इंडिया बेसिस पे, और इसमें 12वीं के बाद बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉ में विशेषज्ञता करने की। हम्म। ये 5 साल का कोर्स होता है। आप क्लैट के अंतर्गत परीक्षा देते हैं, आपको एक रैंकिंग मिलती है, जैसे IIT वगैरह की परीक्षा होती है, और भारत के कई शहरों में अच्छे अच्छे लॉ स्कूल्स हैं, वहां पे इस रैंकिंग के आधार पे आपको एडमिशन मिलता है। हम्म। अब क्लैट के द्वारा जब आप जाते हैं तो आप 5 साल का कोर्स करते हैं। जो लॉ की पढ़ाई है वो 5 साल की होती है, और उसे 3 मुख्य रूप से बांटा जाता है। BA LLB कहते हैं, या BSc LLB कहते हैं, या BCom LLB कहते हैं, या BBA LLB कहते हैं। तो इसमें फर्क ये होता है कि जो शुरुआत के 2 साल होते हैं वो आपके बैचलर्स की पढ़ाई ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो नॉन लॉ सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, और जब लास्ट के 3 साल होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई करी जाती है। तो आप जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना है और उसके मन में शुरू से है कि मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ, तो उसे BCom LLB या BBA LLB इस पे जाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस जब आप इस चीज की पढ़ाई करते हैं, BCom LLB या BBA LLB, तो कंपनी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वहां पे उनको अलग से पढ़ाया जाता है। हम्म। जैसे आप BCom करते हैं तो आपको अकाउंटिंग और कंपनी लॉ और कंपनी के जो अलग प्रावधान है उनके ऊपर विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी आपको कंपनी की जानकारी दी जाएगी कि कंपनी का किस तरीके से परिचालन होता है और कैसे चलता है। तो अगर आपका कॉर्पोरेट लॉयर बनने का एक इच्छा है, आप चाहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूं, तो आप इन सब कोर्सेज में एडमिशन लें और इसकी पढ़ाई करें। इसके द्वारा आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना आसान। अब एक चीज मैं जब यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा रेशु जी, जी। कॉर्पोरेट लॉयर की जब हम बात करते हैं तो 2 क्षेत्र हो जाते हैं। एक होता है वो व्यक्ति जो कंपनी के पास जाके नौकरी करता है, यानी वो कंपनी का भाग बन जाता है, उसका अभिन्न अंग हो जाता है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, जिसने अमूमन लॉ की पढ़ाई की होती है और उस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। जैसे कंपनी के अलग अलग विभाग हैं, फाइनेंस का विभाग होता है, सप्लाईज का विभाग होता है, कई विभाग होते हैं। इसी तरीके के हर कंपनी में आज की तारीख में एक लॉ का विभाग होता है। तो उस विभाग में जो व्यक्ति काम करता है उसे लॉ की जानकारी होना अच्छा होता है, आवश्यक होता है। तो आप वहां भी जा सकते हैं, और एक कॉर्पोरेट लॉयर की का जो एक कैरियर पाथ होता है वो आपको प्रैक्टिस के क्षेत्र में होता है। तो ये अमूमन फर्मों के साथ वो काम करते हैं जहां पे ये स्पेशलाइज्ड फर्म्स होती हैं या स्पेशलाइज्ड वकील होते हैं, जो कंपनी और उनसे जुड़े हुए मामलों की सलाह कंपनी को देते हैं। क्योंकि कंपनी के पास अपने जो लॉ डिपार्टमेंट के, जो लीगल डिपार्टमेंट में जो वकील होते हैं या जो उनके सलाहकार होते हैं, जी। उसके अलावा स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। हम्म। और ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये अलग अलग फर्म के साथ या तो जुड़ के या अपने प्रैक्टिस करते होते हैं, और वहां उनकी अपनी विशेषज्ञता होती है। जी। तो आप दोनों क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्र में जाने के लिए अगर आपने शुरू से सोच रखा है कि कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने सब्जेक्ट का चयन शुरू से ही उसी प्रकार करें जिससे आपको कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाने में सफल। सर कई और सवाल हैं, लेकिन मुझे देख रहे हैं आप, और कॉर्पोरेट वकील किस तरीके से बन सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज हमें गुंजन जी। सर ये बताइए कि वकील बनने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है क्या? किसकी जरूरत बताई आपने? स्किल्स के लिए। हाँ जी, स्किल्स देखिए, वकील बनने के लिए स्किल्स की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वकालत है वो स्किल्स है। क्योंकि आपको 2-3 चीज की समझ होनी, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ या कोई समस्या मेरे सामने आ रही है, तो उस समस्या में मूल तत्व क्या है या जो एक कोर इशू क्या इन्वॉल्व है, और फिर उस इशू को लेकर के आप आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे। इस चीज की जो स्किल है ये बड़ी आवश्यक होती है एक वकील बनने के लिए भी और कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए भी। क्योंकि कॉर्पोरेट वकील जब आप होते हैं, और जब मैं कॉर्पोरेट वकील की बात कर रहा हूँ तो मैं अमूमन ये मान के चल रहा हूँ कि वो व्यक्ति कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति को काफी सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक कंपनी, उसका जो बिजनेस है और उस बिजनेस से जुड़ी जो बातें हैं,
इन सब की समझ उसको होनी चाहिए और उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो उन सब चीजों को समझ सके और उन सब चीजों को समझते हुए कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए और कानूनी मर्यादाओं या दायरों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बना सके ताकि वो कंपनी को गाइड कर सके लीगल तरीके से चलने में। अब ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसको डेवलप करना पड़ता है और वो ट्रेनिंग के साथ, वक्त के साथ डेवलप होता है। लेकिन एक बेसिक एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति में एक बेसिक एनालिटिकल एक समझदारी नहीं है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कॉर्पोरेट क्षेत्र में आगे बढ़ना। शायद आप टिके रह सकेंगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल। जी जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बार एग्जाम के बारे में कई बार सुना है। बार एग्जाम क्या होता है और क्या कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए इसे देना जरूरी है? देखिए, बार एग्जाम जो हम ऑल इंडिया बार एग्जाम की बात करते हैं, ये अमूमन उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा जरूरी है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो वो वकील जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रैक्टिस यानी जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फर्म के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें इस बार एग्जाम को पास करना बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप कंपनी में नौकरी तो कर सकते लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और वैसे भी कई कंपनियां इस बात पे जोर देती हैं कि आपने बार का एग्जाम पास कर रखा हो, तो इसलिए बार एग्जाम पास करना आवश्यक है कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, या कंपनी की अगर आवश्यकता है कि आपने बार एग्जाम पास कर रखा है ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो आप उसकी आवश्यकता भी पूरी कर। जी सर, अच्छा ये भी बताइए, इसमें मास्टर डिग्री के फायदे कितने होते हैं और इसमें पढ़ाया क्या कुछ जाता है? क्योंकि मुझे लगता है जो दर्शक तमाम देख रहे होंगे उनकी भी ये जिज्ञासा जरूर होगी। देखिए, मास्टर्स के फायदे तो हैं। आप जैसा आपने शब्द ही कहा मास्टर डिग्री, तो आप एक कोर्स कर रहे हैं, आपने उसकी पढ़ाई करी, आपने बैचलर कर लिया, अब आप उसी में काम करना चाहते हैं, तो उसमें जितनी जानकारी, जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना आप ज्यादा अच्छे से तैयार होंगे। तो मास्टर डिग्री किसी भी तरीके से आपके जानकारी को बढ़ाता है, तो वो आपके काम आएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। अब मास्टर डिग्री में क्या है कि आप चूज कर सकते हैं, तो आप कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर डिग्री करेंगे तो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए, जैसा मैंने बताया, जो सब्जेक्ट्स हैं या जो कानून है, अलग अलग एक्ट हैं, उनको पढ़ाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से होता है कंपनीज एक्ट। तो जैसे कंपनी के अलग अलग प्रकार हैं, वैसे एक कंपनीज एक्ट होता है, एक पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, 1% कंपनी होती है, सारी चीजें। तो कंपनी के अलग अलग प्रकार, उससे जुड़े हुए उसकी उन कंपनी की जो अलग अलग कानूनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा कंपनी को एक बहुत आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि कंपनी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोगों के साथ करार कर रहा होता है, ओरल या रिटन। तो एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ बहुत आवश्यक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा लेबर लॉ पढ़ाया जाता है। लेबर लॉ मतलब वो इंक्लूड करता है जो एक एम्प्लॉय और उससे जुड़े हुए समस्या, कि कैसे आप एम्प्लॉय रखेंगे, उनको रखने के क्या तरीके हैं, उनके लिए क्या इंसेंटिव्स होने हैं, किस तरीके से पूरा जो HR पॉलिसी होती है उसकी भी पढ़ाई कराई जाती है। फिर आपको टैक्सेशन की भी जानकारी दी जाती है, क्योंकि जब कंपनी काम करती है, उनके पास इनकम आता है, तो उस इनकम के साथ उस पर टैक्स लगता है। वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। कस्टम्स भी इन्वॉल्व होता है अगर कंपनी का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, तो आपको कुछ चीजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और इन सब में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइज कराया जाता है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो मास्टर्स आपको हेल्प करेगा, आप कंपनी और उसके सेक्टर के वाइज अब भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कि जैसे आप ये पढ़ ली कि मैंने IPR पढ़ लिया, या जैसे आपने कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, तो आप कंपनी जुड़ेंगे और कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में कई बार सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ते हैं और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। और या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। आप अपने फर्म या अपने काम को, आप इस तरह की जो इश्यूज हैं जहाँ जिसमें आपने स्पेशलाइज किया है, वो आपको हेल्प करता है अपने काम को डेवलप करने में। तो मास्टर्स आपको हेल्प करेगा अपने स्किल सेट को डेवलप करने में और बेटर करने में। क्योंकि जो आपने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि LLB जब आप पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो पहली बार कानून पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। लॉ की पढ़ाई लॉ के सब्जेक्ट के तरीके से पहली बार होती है। जब वो मास्टर्स करते हैं
तो मास्टर्स पढ़ाई को परिष्कृत करता है, उसको और स्ट्रेंथन करता है और उसको उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये तो सर यहाँ डिग्री को लेकर, पढ़ाई को लेकर बात हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि वकील बनने के लिए कितना वक्त लगता है और क्या इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है? देखिए, इंटर्नशिप आज करनी पड़ती है और रादर मैं ये कहूंगा कि इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप एक वो वक्त है जब आप बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास मिलता है और आपके पास उस वक्त पढ़ाई के अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि इस 5 साल की जो पढ़ाई का कोर्स है या 3 साल, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ कर रहे हैं तो 3 साल का पढ़ाई का कोर्स होता है। तो इन 3 साल या 5 सालों के दरमियान आपके पास सिर्फ एक काम होता है, वो होता है पढ़ना और सीखना। और इंटर्नशिप सीखने का एक जरिया है। तो जो चीज आप पढ़ते हैं अपने कॉलेज के अंदर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा, आपने जो कंपनी लॉ पढ़ा, आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने पार्टीशंस पढ़ लिए, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही इंटर्नशिप के दौरान आप कोर्ट के जो प्रोसीजर्स है वो देखने को मिलता है और आप उन सबको देख के सीख रहे होते हैं। तो जो आपने पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल देखा और इन दोनों का समावेश करके जब आप अपनी नॉलेज को देखते हैं तो आप अपने को बेहतर स्थिति में पाते हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप आपको करना चाहिए। कई कॉलेज इसको मैंडेटरी करते हैं, आजकल करिकुलम में इंटर्नशिप मैंडेटरी भी होता है और अगर मैंडेटरी ना भी हो तो भी मेरी सलाह होती है हर बच्चों को कि वो इंटर्नशिप करें और अच्छी जगह से करें, जहां तक संभव हो अच्छी से अच्छी जगह से करें, क्योंकि ये उनके नॉलेज को ही बढ़ाता है। और जब तक वो पास आउट होते हैं और उन्होंने ढंग से इंटर्नशिप कर रखी है तो पास आउट होते होते तक उनकी एक समझ डेवलप हो चुकी होती है ताकि वो फिर आगे बढ़ सकें। और जिस दिन वो पास आउट होते हैं तो अपने उन कंटेम्परेरीज के साथ जिन्होंने ये इंटर्नशिप नहीं करी है वो एक बेटर पोजीशन पे, बिल्कुल जानकारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इंटरव्यू देते हैं, जब वो इंटरव्यूज वगैरह देते हैं कंपनी में, फर्म में, तो उनको इस बात का फायदा मिले, जी इसलिए इंटर्नशिप करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।